हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल्स मैस्ट्रो। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन दैट इज फॉर 26 मई 2021। बस ये जो है हेडलाइंस हैं, आप इसको बाद में पढ़ सकते हैं। एक बेसिक हेडलाइंस है जो हम आज डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि ये जो ये प्रेजेंटेशन है या जो पीपीटी फाइल है ये आपको टेलीग्राम जो ग्रुप है हमारा वहाँ पे मैं शेयर कर दूँ। फर्स्ट न्यूज़ देखते हैं। यहाँ पे जो है रिलेशन बताया गया है ब्लैक फंगस का और जो हमारे पास ऑक्सीजन की जो क्वालिटी आ रही है। प्रॉब्लम क्या है कि आपको पता होगा कि ब्लैक फंगस के केसेस जो है काफ़ी बढ़ गए हैं। अब तो ब्लैक फंगस के अलावा जो है वाइट फंगस आ गया और येलो फंगस भी आ गया। इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, तो हो सकता है कि वो आज या फिर कल आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। अब यहाँ पे क्या जो है कि ब्लैक फंगस के जो केसेस में सडन राइज आया, उसका वन ऑफ द रीज़न ये बताया गया रहा है कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई है, कि जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जो हमने मेडिकल ऑक्सीजन इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जो है जो हमने हॉस्पिटल्स को प्रोवाइड की या जो लोगों ने अपने आप परचेज की जो है इंडस्ट्रियल यूनिट से, उसकी वजह से ये जो है ब्लैक फंगस के केसेस वन ऑफ द रीज़न हो सकता है कि ये जो ब्लैक फंगस के केसेस जो हैं बढ़ रहे हैं। अब इससे अब हालांकि जो ऑक्सीजन क्वालिटी है इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की वो 99.67% है और जो मेडिकल ऑक्सीजन की जो प्योरिटी लेवल है दैट इज 96 to 98%। बट जो कंडीशन होती है इंडस्ट्रियल सिलेंडर की वो इतनी अच्छी नहीं होती है इफ वी कंपेयर देम विद द मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर्स, क्योंकि उनको बड़ा ही रफली ट्रीट किया जाता है और इतना प्रॉपर हाइजीन भी नहीं होता इंडस्ट्रियल यूनिट्स में, जिसकी वजह से जो है माइक्रो लीकेजेस जो है उसकी पॉसिबिलिटीज होती हैं इंडस्ट्रियल सिलेंडर्स में। और जो है जो ये लीकेजेस है इसकी वजह से क्या हो सकती है, कंटेमिनेशन हो सकती है जिसकी वजह से ब्लैक फंगस के जो है केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। ब्लैक फंगस जो है ये सॉइल में मिलता है, हमें डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वहाँ मिलता है, देन ओल्ड जो मटेरियल जो पुराना कचरा पड़ा है वहाँ मिलता है। और जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स है ये जो कंटेमिनेटेड वाटर जो होता है उनमें ये एक सीरियस जो है थ्रेट पोज करता है फ्रॉम द फंगस, स्पेशली जो पीपल जो है जिनकी लो इम्यूनिटी है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, नेशनल मिशन ऑन यूज ऑफ बायोमास। अब in order to address the issue of pollution due to farm stubble burning and to reduce carbon footprints of thermal power generation, आपको पता है कि जो पैडी स्टबल बर्निंग होती है जिसकी वजह से काफ़ी पोल्यूशन होता है और जिसकी वजह से हमारा कार्बन फुटप्रिंट जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने डिसाइड किया कि वो सेटअप करेंगे नेशनल मिशन ऑन यूज ऑफ बायोमास इन कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स, कि जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स हैं वहाँ पे अब वो बायोमास भी यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे हम इसको डिस्कस करते हैं। इससे होगा क्या, ये सपोर्ट करेगा हमारी एनर्जी जो कंट्री की एनर्जी ट्रांजिशन है कि अभी जो है हमारी एनर्जी जो रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी पोल्यूशन जनरेट करते हैं, तो क्लीन एनर्जी की तरफ जो हमारी ट्रांजिशन होगी उसमें ये असिस्ट करेगा हमें। इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो फर्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज द लेवल ऑफ को फायरिंग फ्रॉम प्रेजेंट 5% टू अ हायर लेवल टू हैव अ लार्जर शेयर ऑफ कार्बन न्यूट्रल पावर जनरेशन फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट्स। आपको पता है कि जो हम को फायरिंग का मतलब है, इसको हम डिस्कस करेंगे आगे डिटेल में। को फायरिंग का यहाँ पे मतलब है कि जब हम बायोमास और कोल को मिक्स करके जो है एनर्जी जनरेट करते हैं। अब प्रेजेंट जो है हम 5% जो है बायोमास मिक्स करते हैं कोल के साथ। गवर्नमेंट अभी सोच रही है कि इसको और बढ़ाया जाए, 5% से इसको बायोमास की जो मिक्सिंग है इसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए। नेक्स्ट है टू टेक अप R&D एक्टिविटी इन बॉयलर डिजाइन टू हैंडल द हायर अमाउंट ऑफ सिलिका अल्कलीज इन द बायोमास पैलेट्स। अब देखो कि जो बायोमास है मेनली जो स्टबल बर्निंग से जो स्टबल से जो बायोमास आ रहा है या और किसी मैटर से बायोमास आ रहा है, तो उस बायोमास में क्या होता है कि जो सिलिका कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। सिलिका हो गया या अल्कली कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब इसको जो है कम करने के लिए भी जो है रिसर्च की जाएगी। देन टू फैसिलिटेट द ओवरकमिंग कंस्ट्रेंट इन सप्लाई चेन ऑफ बायोमास पैलेट्स एंड एग्रो रेजिड्यूज एंड इट्स ट्रांसपोर्ट अप टू पावर प्लांट्स। अब देखो जो बायोमास है या फिर जो एग्रो रेजिड्यूज है जिसको हम एज अ बायोमास यूज़ करेंगे कोल के साथ मिक्स करने में, उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी एक हमें कंसिडर करनी पड़ेगी, जिसके लिए जो है एक लॉजिस्टिक के ऊपर काम किया जाएगा कि जो सप्लाई चेन है हमारी
कि जो फार्म से अगर हम स्टबल ले रहे हैं टुवर्ड्स द कोल प्लांट्स, तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको कम किया जाए। देन टू कंसीडर रेगुलेटरी इश्यूज इन बायोमास को फायरिंग, जो भी हमारी लॉज हैं जो रेगुलेट करती हैं कोल प्लांट्स को, तो उसमें जो है हमें ऐसी रेगुलेटरी इश्यूज जो भी आएंगे उसको भी जो है यहाँ पे एड्रेस किया जाएगा बायोमास को फायरिंग में। इट इज़ बीइंग इन्फाइजेड दैट कि मिशन जो है ये एक स्टेयरिंग कमेटी होगी जिसको हेड कौन करेंगे, सेक्रेटरी पावर के, कंप्राइजिंग ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एटसेट्रा। अब बायोमास को फायरिंग थोड़ा समझ लेते हैं हम। बायोमास को फायरिंग जो है स्टैंड्स फॉर एडिंग बायोमास एज अ पार्शियल सब्स्टिट्यूट फ्यूल इन हाई एफिशिएंसी कोल बॉयलर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें क्या है कि जो कोल बेस्ड प्लांट्स है हम उसमें क्या करेंगे, बायोमास ऐड करेंगे। कोल और बायोमास जो है उसको एक साथ जो है यहाँ पे जलाया जाएगा, कंबस्ट किया जाएगा, कंबशन की जाएगी। इस पर्पस के लिए जो कोल पावर प्लांट्स हैं उनकी जो उनको थोड़ा सा हमें रिकंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है, रेट्रोफिट करने की ज़रूरत है, ताकि जो है बायोमास मिक्स करके वो ईजिली जो है ऑपरेट कर सकें। इससे क्या होगा, ये एक एफिशिएंट वे है, एक एफिशिएंट एंड क्लीन वे है जो हमारी जो है ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है उसको कम करेगा जो पावर प्लांट से निकल रही है। इसका वन ऑफ द बेनिफिट क्या है कि ये प्रोसेस जो है ये रिड्यूस करेगी कार्बन डाइऑक्साइड, देन मीथेन, देन नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारी जो है ये कोल कंबशन से जो है ये गैसेस कम होंगी। देन चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस है कि इसको स्टोर कैसे करना है जो बायोमास है, ठीक है। देन उसके बाद अगर ये ज़्यादा देर तक पड़ा रहे तो कोरोजन होने के काफ़ी चांस है, ठीक है, कि बायोमास जब हम यूज़ करेंगे उससे जो है कोरोजन एक्टिविटी हो सकती है, कोरोजन हो सकती है जो प्लांट है उसमें। देन अगर इसको हम प्रॉपरली डिज़ाइन नहीं करेंगे तो हो सकता है कि जो प्लांट है वो बार बार जो है वो आउटेजेस उसमें हो, आउटेजेस का मतलब होता है बंद पड़ जाए प्लांट, या फिर उसकी जो है पॉसिबल जो है जैसे मान लो बायोमास है इट इज़ हाईली इन्फ्लेमेबल, कि अगर आपने देखा होगा गांव वगैरह में जो हमारे काउडंग केक्स होते हैं या फिर जो ये स्टबल होता है वो उसमें पोटेंशियल है कि उसमें उसको इजीली जलाया जा सकता है। तो पॉसिबिलिटी है कि जो बर्नर होता है या फर्नेस होती है जो ऑपरेट करती है बॉयलर्स में, तो हो सकता है कि उसके साथ उसकी इंटरफेरेंस हो। और इसके साथ ही एक क्या प्रॉब्लम है, हालांकि जो बायोमास है ये एक्सपेंसिव है कोल से, और इसके साथ जो है बट ये है कि बायोमास इजीली अवेलेबल है, बस इसको ज़रूरत क्या है कि ट्रांसपोर्ट करने की और इसको जो है प्री ट्रीट करने की ज़रूरत है हमें। तो इसके लिए जो है ये जो मिशन बनाया गया है जो ये सारे इश्यूज जो है एड्रेस करेगा। देन मिलिट्री जो है माली की उसने डिटेन कर दिया है माली के प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को और डिफेंस मिनिस्टर को। अब ये हुआ क्योंकि जो है माली के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने क्या किया था कि जो मिलिट्री के जो दो रिप्रेजेंटेटिव थे उनकी कैबिनेट में उनको उन्होंने निकाल दिया था, ठीक है, जिसकी वजह से ये हमें देखने को मिला कि मिलिट्री कूप हो गया वहाँ पे। यूनाइटेड नेशन, इकोवास एंड यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन, इन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू की है कि ये जो है डेलीगेशन एक भेजेंगे इकोवास से जो विजिट करेगा माली की जो कैपिटल है बमाको को इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। और ये जो मिलिट्री म्यूटिनी जो है यहाँ पे मिलिट्री ने जो कैप्चर किया है ये 2012 से जो है एक प्रॉब्लम चलती आ रही है, जब मिलिट्री ने जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे अमाडू टोमानी तोरे इनको जो है इनके ऑफिस से निकाल दिया था क्योंकि उनकी जो हैंडलिंग थी तोरे के इंसर्जेंसी थी जो नदरन माली से वो इससे सेटिस्फाइड नहीं थे। तो जो मिलिट्री है उस टाइम भी उन्होंने जो प्रेसिडेंट थे उनको जो है निकाल दिया था। देन तोरेस के रेजिग्नेशन के बाद क्या हुआ कि इब्राहिम बौबकर कीता जो है उनको इलेक्ट किया गया माली का प्रेसिडेंट, बट जो मिलिट्री जो थी मिलिट्री ने उनको भी डिटेन कर लिया 2020 में, जिसकी वजह से उनको रिजाइन करना पड़ा। देन मोख्तार उन्हें जो है ये प्राइम मिनिस्टर है माली के, एंड आफ्टर द इलेक्टेड प्रेसिडेंट इब्राहिम बौबकर केटा अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन। और
जैसे ही बoubacar केटा ने अपना रेजिग्नेशन जो है अनाउंस किया, प्राइम मिनिस्टर बोबू सीसे जो है उनको अरेस्ट कर लिया मिलिट्री ने। माली के बारे में देख लेते हैं। रिपब्लिक ऑफ माली जो है, इसने अपनी इंडिपेंडेंस ली थी फ्रांस से। और हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे डिस्कस करूंगा मैं। यहाँ पे एक प्रॉब्लम और क्या है, ये जो अब डिस्टेबलाइजेशन हुई है गवर्नमेंट से, इससे क्या होगा कि अब देखो नदर्न माली जो है वहाँ पे अलकायदा और इस्लामिस्ट जो टेररिस्ट हैं उनकी पॉपुलेशन काफ़ी है, वो काफ़ी एक्टिव है। तो इस इंस्टेबिलिटी से हो सकता है कि वो फिर से एक्टिव, उनकी जो है वो और ज़्यादा प्रोएक्टिव हो जाए। तो वन ऑफ द प्रॉब्लम ये यहाँ पे हाईलाइट की गई है। देन माली जो है इसने इंडिपेंडेंस अचीव की थी फ्रांस से सितंबर 22 1916 में, और एक सेकुलर स्टेट बनी थी। ये लैंडलॉक्ड कंट्री है और ये वेस्ट अफ्रीकन रीजन में लोकेटेड है। फ्रेंच जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है, कैपिटल सिटी है बमाको। और यहाँ पे इंडिया और माली जो है इन्होंने अपने फ्रेंडली रिलेशंस इस्टेब्लिश किए थे। 2009 में इन्होंने एम्बेसी जो है, इंडियन एम्बेसी इस्टेब्लिश की थी बमाको में। एंड माली जो है उसने भी इस्टेब्लिश की थी 2009 में ही न्यू दिल्ली में अपनी एम्बेसी। देन इंडिया और माली में कोई भी फ्रेंडली रिलेशंस है, कोई भी ऐसा डिस्प्यूट नहीं है। देन ड्यूरिंग द पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी क्राइसिस इन माली, मैंने जैसे आपको बताया कि मिलिट्री कूपू थी 2012 में भी, इंडिया ने जो है सपोर्ट किया था माली को। और उस टाइम पे सपोर्ट किया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर जो है उसको रीस्टोर किया जाए, और जो माली की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, उसकी जो इंटेग्रिटी है टेरिटोरियल, उसको बनाकर रखा जाए। माली का मैप आप यहाँ पे देख सकते हैं। लैंडलॉक्ड कंट्री है जैसे मैंने आपको बताया। इसके ईस्ट में जो है ये आपको जो ब्लू वाटर दिख रहा है, ये अटलांटिक ओशियन है। जो इसकी बॉर्डरिंग जो कंट्रीज हैं वो है मॉरिशियाना, अल्जीरिया, नाइजीर, बर्किन फासो, कोट डिवोर, जिनिया एंड सेनेगल। आपको देखो ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, तो आप इसको एक बार फिर से देख लेना। और आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क की फॉर्म में, कि आपने फाइंड आउट करना है कि अफ्रीकन जो कंटिनेंट है उसमें कौन कौन सी कंट्रीज जो है लैंडलॉक्ड है। आगे बढ़ते हैं। 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है उसकी एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग अभी हुई है, और एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने यहाँ पे क्या डिसाइड किया कि जो इक्विटेबल एक्सेस है वो दी जाए कोविड-19 वैक्सीन की थ्रू कोवैक्स फैसिलिटी। देन इन्होंने रिकमेंड किया है कि कॉम्प्रिहेंसिव मेंटल हेल्थ एक्शन प्लान जो है उसको इंडोर्स करेंगे वो फॉर द पीरियड ऑफ 2013 टू 2030, मतलब 2013 से लेकर 2030 तक। Then board also encouraged WHO to work closely with the World Organization for Animal Health and the Food Agriculture Organization, कि WHO जो है इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील करे, क्लोजली जो है यहाँ पे काम करे टू आइडेंटिफाई द जूनोटिक सोर्स ऑफ द वायरस, कि अगर किसी, ये जूनोटिक का मतलब है जो किसी एनिमल से जो है ट्रांसफर हुई हो ह्यूमन पॉपुलेशन में, तो अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कोरोना वायरस जो है वो किसी एनिमल से ह्यूमन उसमें ट्रांसफर हुआ है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी को स्टडी करें। क्लियर। देन इन्होंने जो है डिसाइड किया इस बोर्ड ने कि जो मेंबर स्टेट्स जो हैं वो फर्दर एक्शन लेंगे टू एड्रेस द डायबिटीज एज पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। जो पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम एज अ डायबिटीज, उसको एड्रेस करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। देन इट रिकमेंडेटेड दैट द 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली शुड अडॉप्ट ए डिसीजन टू प्रेजेंट अ रोड मैप फॉर द ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज। यहाँ पे एक और डिसीजन लिया गया है कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं उनको 2030 तक किसी तरह जो है उनको रोका जाए या कम किया जाए। क्लियर। जो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, इसके चेयरमैन जो है डॉक्टर हर्षवर्धन है, और इनका जो टेन्योर है वो 3 साल का होता है। जो भी एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन होता है उसका टेन्योर जो है 3 साल के लिए होता है। देन वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के बारे में पढ़ लेते हैं। डिसीजन मेकिंग बॉडी है ये WHO की। इस जितने भी WHO मेंबर स्टेट्स हैं उनकी डेलीगेशन जो है इसको अटेंड करती है, और जो है स्पेसिफिक हेल्थ एजेंडा जो है वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड में, जैसे आपको बताया, इसके चेयरमैन डॉक्टर हर्षवर्धन है, वो डिसाइड करते हैं। मेन फंक्शन क्या है? डिटरमाइन द पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज हैं उनको डिटरमाइन करना कि क्या पॉलिसीज होंगी, डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट करना। देन सुपरवाइज फाइनेंशियल पॉलिसीज एंड रिव्यू, कि फाइनेंशियल जो पॉलिसीज है उनको सुपरवाइज करना। देन जो अप्रूव करना कि जो भी बजट जो है WHO ने सैंक्शन किया है उसको अप्रूव करना। एनुअली जो है इसकी मीटिंग होती है कहाँ पे? जेनेवा, दैट इज इन स्विट्जरलैंड।
देन यहाँ पे एक न्यूज़ है, सॉलिडेरिटी विद द पीपल्स ऑफ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज, इसके लिए जो है एक डे सेलिब्रेट किया गया है 26 से लेकर 30 मई तक। इन द यूएन चार्टर नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज, तो क्या होती है नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज? इनको डिफाइन किया गया है, टेरिटरीज हुज पीपल हैव नॉट येट अटेन्ड द फुल मेजर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, कि ऐसी टेरिटरीज जहाँ के लोगों ने अभी तक जो है सेल्फ गवर्नमेंट अटेन नहीं की है, कि उनके पास किसी भी तरह की सेल्फ गवर्नमेंट नहीं है। यूएन जनरल असेंबली बाय इट्स रेजोल्यूशन नंबर क्या है 54/91 ऑफ 6 दिसंबर 1999। अब आपने ये याद रखना है, कई बार यूपीएससी प्रीलिम्स में ये रेजोल्यूशन नंबर जो है पूछे गए हैं। उस टाइम पे रिक्वेस्ट किया था कि एनुअली ऑब्जर्व किया जाएगा वीक ऑफ सॉलिडेरिटी विद द पीपल्स ऑफ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज। और यहाँ पे आपके लिए प्रीलिम्स का एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो फ्रेंच पोलिनेशिया है एंड न्यू सेलेडोनिया है, ये जो है पैसिफिक आइलैंड्स हैं, दे आर सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलेटेड सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज हैं, जिनकी कंबाइंड पॉपुलेशन जो है वो 5 लाख के अराउंड है। क्लियर? तो याद रखना है फ्रेंच पोलिनेशिया एंड न्यू सेलेडोनिया। आप अपने होमवर्क में ये जो दोनों जो टेरिटरीज हैं इनको देख सकते हो एटलस में। क्लियर? नेक्स्ट है शाही लीची। अब जो है एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए जीआई प्रोडक्ट्स का इस सीजन की फर्स्ट जो है कंसाइनमेंट शाही लीची की वो बिहार से एक्सपोर्ट हुई है यूनाइटेड किंगडम बाय एयर रूट। अब ये जीआई टैग अब इसको मिला हुआ है लीची को। मोस्टली जो है ये जो है कहाँ पे उगाई जाती है? मुजफ्फरपुर में, यूपी में, और इसकी नेबरिंग जो डिस्ट्रिक्ट है लाइक ईस्ट चंपारण, वैशाली, समस्तीपुर एंड बेगूसराय, इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला था 2018 में। ये सोल मेंबर है जीनस लीची का इन सोबेरी फैमिली सेपेंडिके। क्लियर? ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फ्रूट है, नेटिव है सदर्न चाइना, ताइवान, बांग्लादेश एंड साउथ ईस्ट एशिया, और ये जो है अब कल्टीवेट किया जाता है काफ़ी मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। क्लियर? नेक्स्ट है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ। बेलारूस का जो एक जर्नलिस्ट थे, वो जर्नलिस्ट ने बेलारूस की गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिखा था, वहाँ के प्रेसिडेंट के अगेंस्ट लिखा था। अब ऐसा गवर्नमेंट वहाँ की क्लेम कर रही, यहाँ पे इंटरनेशनल जो न्यूज़ एजेंसीज हैं वो क्लेम कर रही हैं कि बेलारूस ने अभी एक जो है एयरप्लेन की जो है इमरजेंसी लैंडिंग करवाई उनकी टेरिटरी में, जो उस जर्नलिस्ट को पकड़ने के लिए जिसने प्रेसिडेंट के अगेंस्ट जो है प्रिंट किया था। तो इसको जो है वर्ल्ड एजेंसीज क्रिटिसाइज कर रही हैं, वर्ल्ड जो है वो कंट्रीज वो क्रिटिसाइज कर रही हैं। यहाँ पे इंटरनेशनल जो है सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये न्यूज़ में रही थी, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, इस्टेब्लिश किया था इसको 1944 में टू मैनेज द एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस ऑफ द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन, दैट इज शिकागो कन्वेंशन। तो आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट इज शिकागो कन्वेंशन? ये कन्वेंशन है इंटरनेशनल सिविल एविएशन से रिलेटेड। द ICAO लेट द फाउंडेशन फॉर द स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर फॉर पीसफुल ग्लोबल एयर नेविगेशन, की पीसफुल जो है वो एयर नेविगेशन रहे। ये ICAO जो है उसकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बन जाती है। 193 मेंबर स्टेट्स हैं और इसका जो पार्ट है और इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं। ये कंसेंसस जो है कंसेंसस बनाते हैं कि एक स्टैंडर्ड्स एंड रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस जो है यहाँ पे बनाई जाए, पॉलिसीज बनाई जाए इंटरनेशनल सिविल एविएशन के लिए। ये जो स्टैंडर्ड एंड रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस हैं ये इंपॉर्टेंट है सेफ, सिक्योर, एफिशिएंट, इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल एंड इकोनॉमिकली सस्टेनेबल सिविल एविएशन सेक्टर के लिए। ये जो पॉलिसीज हैं ये यूज़ करती हैं ICAO मेंबर स्टेट टू इंश्योर दैट देयर लोकल सिविल एविएशन ऑपरेशन एंड रेगुलेशन, की जो लोकल सिविल एविएशन जो ऑपरेशंस हैं या किसी कंट्री की रेगुलेशंस हैं वो जो है ग्लोबल नॉर्म्स को मैच करें। और इससे क्या होगा, अगर मान लो इसका एग्जांपल लेते हैं, इंडिया जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसकी जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको फॉलो करेगा, इससे क्या होगा कि उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपना ग्लोबल जो एयर एविएशन नेटवर्क है उसको बढ़ाने का यहाँ पे मौका मिलेगा। देन ICAO इज गवर्न्ड बाय द ICAO काउंसिल विच इज हेडेड बाय इट्स प्रेसिडेंट।
सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। आपका कोई भी डाउट है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और जैसे मैं डेली आपके साथ ये शेयर करता हूँ कि हम जो है डेली क्विज भी वहाँ हमारे टेलीग्राम चैनल जो है वहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं, तो आप उसको जो है अटेम्प्ट कर सकते हो। और इस चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।